नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वर संधि के सूत्र संख्या 19 तक भाग 3 में पढ़ चुके हैं। भाग 4 है, तो आइए इसमें शुरू करते हैं। वीडियो को देखते हैं। सूत्र संख्या 20 से इसमें पढ़ेंगे। तो 20वां सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय वृत्ति इसकी है यकारादव प्रत्यय परे ओदौ तोर आव एतो अस्तः, अर्थात जब ओ और औ के बाद यकारादि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, अर्थात या से शुरू होने वाला प्रत्यय आवे तो ओ औ के स्थान पर क्रमशः औ और आव हो जाता है तथा अयादि संधि मानी जाती है। जैसे गोधन्यम, गोधन्यम, गो के ओ को अलग करेंगे तो ओ का अवादेश हो जाएगा, तो यह रूप बनेगा गव्यम। नवधन यम, नौ से अव अलग करेंगे तो अव का आवादेश हो जाएगा, बनेगा नाव्यम। अगला सूत्र है 21वां एंगः पदांतादत्। एंगः पदांतादत् यह पर रूप संधि का सूत्र है। वृत्ति है पदांतादेंग गो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्, अर्थात पदांत ए ओ के साथ हर्ष आ का मेल होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है तथा परवर्ती हर्ष आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे पदांत ए ओ के बाद हर्ष आ आवे तो ए ओ पूर्व रूप सुरक्षित रहता है, हर्ष आ को अवग्रह में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हरे धन अव, हरे रा में ए है तो वह पूर्व रूप सुरक्षित रहेगा, बाद में आ अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। विष्णु धन अव, विष्णु ओ। अगला 22वां सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह। इसकी वृत्ति है लोके वेदे चा इंगन्तस् गोह इति वा प्रकृत भाव स्यात् पदांति, अर्थात पदांत गो शब्द के साथ हरस्व आकार का मेल होने पर पूर्व रूप अथवा प्रकृत भाव आदेश होता है। जैसे गोधन अग्रम, गोग्रम, यह पूर्व रूप है। गोधन अग्रम, गो अग्रम, प्रकृत भाव, यानी सर्वत्र विभाषा गो के अनुसार यदि पदांत में गो शब्द आया है और उसके बाद हर्ष आ रहा है तो यह विकल्प से पूर्व रूप होता है। गोधन अग्रम गोग्रम, गोधन अग्रम गो अग्रम। अगला सूत्र है 23वां अवंग स्फोटायनस। वृत्ति है अच परे पदांते गोह अवंग वा स्यात्, अर्थात स्फोटायन मुन के अनुसार पदांत गो शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर गो शब्द के ओकार को अवंग आदेश होता है। यह नियम वैकल्पिक है। जैसे गोधन अग्रम, गो के ओ को अवंग आदेश हुआ है, बन गया है गवाग्रम। गो के ओ को बाद में आ है तो अवंग आदेश हुआ है और इसका बन गया है गवाग्रम। अंगा जो लिखा गया है यह हलंत्यम से इत संज्ञा तत्सलोपा से लोप होगा, जिससे बचा आओ, और बाद में यहाँ वर्ण सम्मेलन से गवाग्रम बन गया है। गोधन अग्रम गोग्रम पूर्व रूप, गोधन अग्रम बराबर गो अग्रम, यह प्रकृत भाव है। अगला सूत्र है इंद्रेचा। 24वां सूत्र है इंद्रेचा। वृत्ति है गोरवंग स्याद इंद्रे, गोह अवंग स्याद इंद्रे, अर्थात गो शब्द के साथ इंद्र शब्द का मेल होने पर, गो शब्द के साथ इंद्र शब्द का मेल होने पर गो के ओकार को अवंग आदेश नित्य होता है। जैसे गोधन इंद्र है, गो के ओ का अवंग आदेश नित्य होता है। कब? इंद्र शब्द बाद में होने पर, तो बनेगा गवेंद्र। यहाँ पर अंगा का हलंतम सिद्ध संज्ञा तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा आओ, और वर्ण सम्मेलन से बनेगा
गवेंद्र। 25वां सूत्र है प्लुत परिगृहा अच नित्यम। प्लुत परिगृहा अच नित्यम। यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा परिगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि कार्य नहीं होता है। प्लुत स्वर के बाद अथवा परिगृह संज्ञक वर्णों के साथ कोई स्वर आवे तो संधि कार्य नहीं होता है। जैसे प्लुत स्वर परिगृह संज्ञक के बाद कोई स्वर आ रहा है तो परिगृह संज्ञक अर्थात प्लुत स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बाद वाले स्वर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरत। अब कृष्ण के आकार यह प्लुत संज्ञक है। प्लुत संज्ञक लिखने के लिए गिनती का 3 लिख करके दर्शाया जाता है। ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरत। अगला सूत्र है 26वां ईदुदेत द्विवचनम परिगृहम। यह परिगृह संज्ञा का सूत्र है। जब संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्दों के द्विवचन रूप के अंत में ई, उ या ए रहता है तो उस ई, उ या ए को परिगृह कहते हैं तथा परिगृह के बाद अच आए तो प्रकृत भाव हो जाता है। जैसे हरि एतव, विष्णु इमौ, गंगे अमु, पचेते इमौ। यहाँ हरि ईकारांत द्विवचन, विष्णु उकारांत द्विवचन, गंगे एकारांत द्विवचन, पचेते एकारांत। इस प्रकार से ये क्या है, हरि, विष्णु, गंगे, अमु, इन शब्द परिगृह संज्ञक वर्ण है। परिगृह संज्ञक वर्णों के बाद यदि कोई स्वर आ रहा है तो उसमें संधि कार्य नहीं होता, इसे प्रकृत भाव समझा जाता है। अगला सूत्र है 27वां अदसोमात। वृत्ति इसकी है अदस्मात परावी दूतो परिगृहो अस्ता। यानी अदस शब्द के मकार के बाद ईकारांत या उकारांत अर्थात ई या उ वर्ण आते हैं तो वे परिगृह होते हैं तथा परिगृह के बाद कोई अच आवे तो प्रकृत भाव हो जाता है। जैसे अमी धन ईसा, अमु आस्ते। तो यहाँ अमी ईकारांत, अमु उकारांत एक यहाँ परिगृह संज्ञक है। अगला सूत्र है निपात एकाजनांग। निपात एक अच अन आंग। माने निपात हो, एक अच एक स्वरांत हो, अन आंग आंग को छोड़कर, एको अच निपात आंग वर्ज्य परिगृह स्यात्। आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपात अव्यय परिगृह माने जाते हैं। यानी आंग के अतिरिक्त एक स्वरात निपात अव्यय परिगृह संज्ञक माने जाते हैं। जैसे ई इंद्र है, अब ई क्या है, एक स्वरात्मक है तो यह परिगृह संज्ञक है, तो यहाँ संधि कार्य नहीं हुआ, ई इंद्र है। उ उमेशा उ परिगृह संज्ञक है, उ उमेशा यहाँ परिगृह संज्ञक हुआ है। 29वां सूत्र है ओत। वृत्ति है ओदंतो निपातः परिगृह स्यात्। अर्थात ओकारांत निपात अव्यय की परिगृह संज्ञा होती है। जैसे अहो ईसा। अब यहाँ पर अहो अहो ईसा, तो अहो यह ओकारांत निपात है तो इसकी संधि कार्य नहीं होगा तो बन जाएगा अहो ईसा। अगला सूत्र है 30वां संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षि। संबुद्धौ साकल्यस्य इतो अनार्षि। अर्थात संबुद्ध निमित्तक ओकारो व परिगृहो अवैदिक इति परे। अर्थात वैदिक प्रयोग से भिन्न लौकिक संस्कृत में इति शब्द के परे होने पर संबोधनवाचक ओकार की विकल्प से परिगृह संज्ञा होती है। जैसे विष्णो धन इति, विष्णो इति यह प्रकृत भाव हुआ। विष्णो इति, विष्ण इति यह लोप साकल्य से सिद्ध है। विष्णो इति, विष्णवीति अयादि संध से सिद्ध है। अगला सूत्र है दूरात धूते च। वृत्ति है दूरात संबोधने वाक्यस्य टेह पुलतो वा। अर्थात यह पुलुत विधायक विद सूत्र है। दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य की टी विकल्प
से प्लुत होती है। यह प्लुत विधि विधायक सूत्र है। दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य की टी विकल्प से प्लुत होती है। जैसे ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर कृष्ण को दूर से पुकारा जाता है तो कृष्ण की आकार की प्लुत संज्ञा हो जाएगी। कृष्ण के आकार में टी है तो टी की प्लुत संज्ञा हो जाएगी, जिसे 3 से दर्शाया गया है। 3 गिनती का 3 लिख कर के दर्शाया गया है। तो ये स्वर संधि का समापन हुआ। माने बाबूराम सक्सेना के अनुसार स्वरों की सूत्रों की संख्या 31 है, इतना पूरा हुआ। स्वर संधि समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।